इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। ये एक प्रकार से हास्यप्रद भी है और उद्वेलित करने वाला भी है। ये सीधी प्रकार से भारत, चीन और रूस की बढ़ती मित्रता से उसकी बौखलाहट है। भारत का रूसी तेल आयात राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए है। इसे किसी विशिष्ट सामाजिक समूह से जोड़ना ये आधारविहीन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस भारत तेल खरीद पर बेसिर पैर का एक बेतुका बयान दिया। नवारो ने कहा कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का सिर्फ एक छोटा अभिजात्य ब्राह्मण तबका उठा रहा है, एलीट क्लास उठा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से यह भी दोहराया कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला सही है। यह तो ठीक है कि रूस से तेल खरीद ट्रंप की आंखों की किरकिरी काफी दिन से बनी है, लेकिन अब उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार नवारो ने तेल खरीद का ये एक नया एंगल ढूंढ लिया है और इस धार्मिक एंगल में निशाने पर ब्राह्मण है। उन्होंने ये कहा कि इस डील का फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है, जबकि भुगत पूरा देश रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है? जो काम पहले ब्रिटिश सरकारों ने किया, क्या अब अमेरिका उसी एंगल पर आगे बढ़ रहा है? क्या जब वो किसी भी तरीके से भारत से लोहा नहीं ले पा रहा है तो उसने ये एक नया तरीका निकाला है भारत से बदला लेने का? आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर देश में आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। अमेरिका के पीटर नवारो का ब्राह्मणों के बारे में बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील और भारत के आर्थिक निर्णयों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। भारत का रूसी तेल आयात राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए है। इसे किसी विशिष्ट सामाजिक समूह से जोड़ना ये आधारविहीन है। अमेरिका के नवारो का यह बयान भारत अमेरिकी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है। भारत के लोगों से ही मुनाफा कमाता है। ये इस तरह की रूस से तेल खरीद कर भारत विदेशों में बेचकर इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। ये एक प्रकार से हास्यप्रद भी है और उद्वेलित करने वाला भी है। पहले तो उनको ये जानकारी नहीं कि भारत में कोई भी तेल रिफाइनरी किसी ब्राह्मण व्यापारी द्वारा संचालित नहीं है। रिलायंस है जो कि अंबानी के द्वारा है। अंबानी एक बनिया कम्युनिटी से आते हैं। उसके अलावा बीपीसीएल है, एचपी है या अन्य हैं, वो सरकार के नियंत्रण में हैं। ये सीधी प्रकार से भारत, चीन और रूस की बढ़ती मित्रता से उसकी बौखलाहट है। आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आपके सामने सवाल रख देती हूं। पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा। बौखलाया अमेरिका, नवारो ने आपा खोया। चीन के बाद अब भारत, नवारो ने क्यों जहर उगला? तेल का बहाना मकसद भारत में नफरत फैलाना। डिवाइड एंड रूल, 7 समंदर पार से खेल। तेल डील में ब्राह्मण एंगल किसी साजिश का चेहरा है नवारो। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में रामकृपाल सर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत यश श्रीवास्तव आपके साथ कहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके का समर्थन इससे पहले जब डेड इकोनॉमी का बयान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब भी कांग्रेस को एक राजनीतिक हथियार मिला था। अब जब उन्होंने ब्राह्मण एंगल, एक एलीट क्लास को फायदा पहुंच रहा है वाला स्टेटमेंट आया पीटर नवारो की तरफ से, तो उदित राज सपोर्ट में आ गए। तो कांग्रेस के लिए इसे कैसे देखा जाए? एक राजनीतिक हथियार के तौर पर जिसमें पश्चिमी देशों की लाइन पर कांग्रेस चलना ज्यादा पसंद करती है, या देश में बंटवारे के उनके मकसद को खंडित करती है?
पूर्णिमा जी, आपकी रिपोर्ट में पवन खेड़ा साहब का बयान है, सर। उदित राज जी का तो नहीं है, तो मैं तो उसके बेसिस पे बात करूंगा। नो उन्होंने एक लाइन में कह दिया है कि ऐसे बयान अमेरिका को नहीं देने चाहिए। अब इसके अगल और बगल जो दो लोगों को आपने सुना, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने जाहिर तौर पे हमेशा की तरह अलंकार लगा लगा के अपनी बात कही, और उसके बाद एक कोई पंडित जी बैठे थे युवा ब्राह्मण महासभा के, उन्होंने अंबानी का नाम ले लिया, जो मैं लेने वाला था पर अब वो उन्होंने ले लिया। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बेरोजगार हैं वैसे वहां भी अमेरिका में भी होंगे, क्योंकि वहां भी ट्रंप है, और ट्रंप और हमारे वाले जो हैं जी, उनकी दोस्ती, उनका स्वभाव सब बहुत मिलता जुलता है। तो इस तरह की बातों पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान आप दीजिए आने वाले हाइड्रोजन बम पर, जिसकी बात अभी राहुल गांधी जी ने आज ही की, वो काम का है। तो चर्चा में बदल दूं यश? आपकी इच्छा है पूर्णिमा जी। नहीं, मैं तो आपके प्रोग्राम में थोड़ी गाइड कर सकता तैयारी करके किसी और पर चर्चा करने के लिए बैठी हूं, लेकिन आपने कह दिया आप इस पर ध्यान ही मत दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए जो राहुल गांधी ने कहा है, तो उसको विषय को मैं आगे के लिए रख दूंगी। लेकिन आज वापस से इसी चर्चा पर मैं लौट रही हूं। आपने कहा कि पवन खेड़ा ने जो कहा आप उसको सुनिए, उदित राज ने जो कहा आप उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहा, लेकिन है तो कांग्रेस के नेता ही ना। और जब विपक्ष यहां पर कोई बयान देता है तो कई बार बाहर वो हेडलाइंस बनता है, बाहर के लोग यहां के विपक्ष के सवाल को अपने साथ साथ देखते हैं। डेड इकोनॉमी का मैंने उदाहरण दिया जिसका राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, और उसी की कंटिन्यूएशन में इस बयान को कैसे देखते हैं आप? दूसरी बात, जो काम ब्रिटिशर्स ने किया, डिवाइड एंड रूल वाला काम किया, वेस्टर्न कल्चर में ये एलीट क्लास वाला जो सो कॉल्ड नैरेटिव है, ये बहुत फेमस है इंडिया के लिए, इसको भारत में कैसे आप देखते हैं इस्तेमाल किया जाना? पूर्णिमा जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि डिवाइड एंड रूल, जातियों का भेदभाव, ये सब पिछले कुछ समय से, मैं 11 साल नहीं बोलूंगा नहीं तो आपको पता नहीं कैसा लगेगा, पिछले कुछ समय से ये नैरेटिव कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, ये तो सबको पता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं वैसे वहां भी बैठे हैं, वहां भी असंतुष्ट लोगों का दल है। तो इसका यदि आप ये कहती हैं कि पूरा जो इसका असर है इस पूरी बात का वो विपक्ष यानी खास तौर से कांग्रेस के ही कहने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर तो वाकई सरकार के लिए सोचने की बात है कि हर जगह हमारा ही प्रभाव है, तो ये सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं। ये बात भारत के समुदाय में, भारत के समाज में आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। ये बात वहीं के वहीं गायब हो जानी चाहिए थी किसी अमेरिकी व्यक्ति के बचकाने बयान की तरह। लेकिन इसको बढ़ाया तो पता नहीं किसने, हमने तो नहीं बढ़ाया। ठीक है सर, हमने तो एक लाइन में व्यापारिक मामलों के सलाहकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पद पर हैं, उनकी कही भी बात बहुत मैटर करती है। जैसे हमारे देश में राहुल गांधी एलओपी हैं, उनका कहा हुआ बयान कोई भी बहुत मैटर करता है और इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये अच्छी बात है कि चलिए आपने पीटर नवारो के बयान को लेकर कहा कि उसे बहुत ज्यादा फुटेज नहीं देना चाहिए, उसे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कौशलकांत मिश्रा साहब, अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए जातीय एंगल ले आया है। किस तरीके की अमेरिका की बौखलाहट को आप देखते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर पाए, हमने हर तरीके से कोशिश ये कर ली कि भारत पर दबाव बनाया जाए, तो फिर इस एंगल को लाने के पीछे अमेरिका का मकसद या पीटर नवारो का मकसद क्या देखती है सरकार, कैसे देखती है इसको, और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? सर, अधिकार थोड़ी है उन्हें कि हमारे जातीय ताने बाने पर, हमारे सामाजिक ताने बाने पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें या फिर उस पर कोई टिप्पणी करें। देखिए, जिस तरह की बौखलाहट आज पीटर नवारो के चेहरे पे नजर आ रही है, और यश भाई ने बहुत ही सफाई से कहा कि वो अमेरिका का कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है। ये वही ट्रंप है जो बार बार बोलता था कि उसने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मीडिएशन किया और उसके बाद तेल डील की बात आई। उस आदमी की बात जब अच्छा लगता है तो मान लेते हैं, और उसी का सलाहकार जिसके एडवाइस पर टैरिफ का बम पूरे विश्व पे डाला जा रहा है, वो बोल रहा है तो ये सिलेक्टिवली बाईपास कर लेते हैं। कांग्रेस में ये बड़ी सिलेक्टिविटी होती है, जब इनके मन का स्टेटमेंट होता है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब मन का स्टेटमेंट होता है कि वो पर्सनल बयान है, चाहे वो उदित राज का बयान हो, चाहे इनके पवन खेड़ा का बयान हो। तो कांग्रेस का हमेशा ये रवैया रहा है अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करने का। राष्ट्र के लिए पॉलिटिक्स कभी इन्होंने नहीं की, हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक की पॉलिटिक्स की। और दूसरा सवाल आपका था कि ये रोवेरो जो भी है, इसको जब बिलबिला गया तो क्या कर रहा है? इसने वही किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी देश के हिंदुओं को जोड़ने के खिलाफ है, जातियों में बांटना चाहते हैं। या तो रोवेरो की पॉलिसी, वो जो डीप स्टेट का जो प्लान है, जिसको आप जाके देखिए, स्प्रिंग
अरब स्प्रिंग हुआ था, जिसमें अलग अलग अरब कंट्री में विद्रोह हुए थे, लोगों को भड़काया गया, भड़का करके वहां की सत्ता को डिरेल करने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था, वो करने की कोशिश डीप स्टेट कर रहा है। और अब ये हमें और आपको और राहुल गांधी को आकर के जवाब देना पड़ेगा कि वो पीटर रिवेरो के कहने पे चलते हैं या पीटर रिवेरो उनके कहने पे चलता है, या दोनों डीप स्टेट के कहने पे चलते हैं। तो इसका क्लेरिफिकेशन तो राहुल गांधी जी से आना चाहिए कि ये जो नहीं, लेकिन कौशल कांत साहब, ये तो घर की लड़ाई है ना। चलिए, आप और कांग्रेस मिलकर लड़ते रहिए, घर का मामला है, घर में सुलझा लेंगे। लेकिन अगर बाहर का कोई इस तरीके की बयानबाजी करने लगे, अगर ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग जैसे बयान देने लगे, तो उसको तो जवाब सरकार को ही देना होगा ना सर। विपक्ष तो अपना काम करेगा ही, और आप घर की लड़ाई सुलझा लीजिएगा जैसे आपको सुलझानी है। तो सरकारी जवाब यह है कि रिवेरे को ये पता ही नहीं है कि वहां पे बोस्टन ब्राह्मण करके एक कम्युनिटी है, जिसको बोलते हैं वेल्थी ओल्ड बनी व्हाइट एंग्लो प्रोटेस्टेंट फैमिली। ये पूरा वहां पर अमेरिका में भी जो वहां का जो रिचेस्ट ग्रुप है, स्पेशली बोस्टन ब्राह्मण, और दूसरा ग्रुप है ज्यूज। आपको क्या लगता है अमेरिका को इजराइल से प्रेम क्यों है? ज्यूज जिस दिन चाहेंगे अमेरिका की इकोनॉमी को यूं टपल कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है। ये वहां पर भी तो जो इन्होंने नाम किया ना बोस्टन ब्राह्मण, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि बोस्टन ब्राह्मण और इंडियन ब्राह्मण में क्या फर्क होता है। उसके लिए उन्हें ये जानना पड़ेगा कि हमारे देश में टाटा पारसी रहे हैं, अजीम प्रेमजी मुस्लिम रहे हैं, और अभी अडानी और अंबानी की जो बात की जाती है कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन हाँ, वहां के सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नोई, और लिस्ट है पूरी ब्राह्मण की। पूरा वेटिकन सिटी कंट्रोल करती है वहां को, वहां पे ब्राह्मण ही। तो ये उन्होंने उनकी अनभिज्ञता दिखाती है, उनकी अदूरदर्शिता दिखाती है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिखाती है। लेकिन ये रेसिस्ट बयान की तरह मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ, आपको याद होगा ना वो एक अंग्रेज ब्लैक मारा गया था, जिसके बाद अमेरिका में इतना बवाल हुआ था, उसके बाद उन्होंने बॉर्डर बनाने की कोशिश की। वही रेसिस्ट डिवाइड करने की कोशिश इंडिया में कर रहे हैं, जो फेल हो चुका है, जमाने से फेल हो चुका है। ये कुछ नहीं है, ओल्ड वाइन इन न्यू पैकेज है, डिवाइड ठीक है सर। लेकिन मेरा ये सवाल और उसका जवाब अब भी बाकी है। पहले मैं यश से काउंटर ले लेती हूँ कि अगर इस तरीके का बयान आता है तो भारत का काउंटर क्या होना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि कोई तो मजबूरी रही होगी जो इस पर चुप्पी साधी है। हम बार बार सिर्फ इशारों में नहीं कह सकते ना। अगर कोई हमारे सामाजिक ताने बाने पर कटाक्ष करता है, उसके जरिए अपनी गलतियों को छुपाने की या कवर अप करने की कोशिश करता है, अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश करता है, तो हमको उसको खुलकर तो जवाब देना ही होगा ना। यश, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर कौशल कांत जी से इसका जवाब देती हूँ। जी, देखिए, पहलगाम की बात करके वो ट्रंप के बारे में बोल के मिश्रा जी खुद फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि हमने तब भी यही कहा था कि ट्रंप को एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए, खुल के नाम लेके। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि एक लाइन का जवाब भारत सरकार की तरफ से चला जाए, अंबानी ब्राह्मण नहीं है, 4 शब्द, ये भी नहीं कर पा रही है सरकार। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कौशल कांत जी। अभी उनको बोल दीजिए कि अपनी बात दोहरा दें, वो खुद नहीं दोहरा पाएंगे, उनकी खुद की समझ में नहीं आया वो क्या बोले। आप में तो क्या खाक समझे हो। तो देखिए, अमेरिका की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी का ऐसा है कि हमारी सोसाइटी को किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमारी मीडिया रिपोर्ट में, और मैं आपके मीडिया हाउस को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि हमारे पास अलग अलग तरह के लोग इस पे आके बिल्कुल इंटेंस अपने कमेंट्स दे रहे हैं, बड़ा उनको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका स्टेटमेंट असर कर रहा है। ये हमें रोकना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कलेक्टिवली, हर नागरिक की। तो हमें ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि एक तो इस तरह के बयानों को ज्यादा तवज्जो ना दें, दूसरे ये मान के चलें कि अब कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि कल तक अमेरिका हमारा दोस्त था, नहीं परसों तक अमेरिका हमारा दोस्त था, कल अचानक चीन और रशिया हमारे दोस्त हो गए हैं। अब हो सकता है उन्हें दोस्ती वापस करनी हो, क्या कह सकते हैं। तो सरकार जाने, ये तो हमारी जिम्मेदारी क्यों है, हमें क्यों पब्लिक टारगेट कर रही है। पब्लिक से मेरा मतलब कौशल कांत जी क्यों टारगेट कर रहे हैं हम नहीं जानते। हम तो देश के साथ हैं। बिहार में पूरे जाति रंग कोई भेदभाव नहीं है। नहीं तो क्यों आपके यूपीए शासन काल में क्या रशिया से दोस्ती अमेरिका से नहीं रही, या चीन के साथ संबंध नहीं रहे? डिप्लोमेसी है ना, तो रहेगी। और अमेरिका के साथ साथ रशिया से हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है ये बताना पड़ेगा क्या?
चीन के साथ क्या हमारे व्यापारिक रिश्ते नहीं रहे, ये बताना पड़ेगा क्या सर? ये तो सबकी अपनी अपनी विदेश नीति और एक तरीके की ग्रोथ का जरिया है ना, हर कोई अपनी ये कौन सी विदेश नीति है पूर्णिमा जी? कभी कोई हमें कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो लेकिन उसका जवाब जब जाता है तो कौन सा आप लोग मान लेते हैं? जब उसका जवाब दिया जाता है तो कौन सा आप लोग मान लेते हैं? बोलने से क्या होगा पूर्णिमा जी? मतलब ऐसा लगता है कि ट्रम्प के सीजफायर वाले बयान को विपक्ष के हिसाब से गंभीरता से लिया जाए, लेकिन उनके सलाहकार अगर ये बयान देते हैं तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। अगर कांग्रेस उसे राजनीतिक हथियार बनाती है तो उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन उदित राज कुछ कह देते हैं तो उसको दरकिनार कर दिया जाए। सर ऐसे हमेशा नहीं हो सकता ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है, दो नाव में सवार रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कौशल कांत जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद बाकी दो मेहमानों के पास भी जाऊंगे। कौशल अमेरिका सरकार को लेटर पूर्णिमा जी, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का मुजाहिरा करते हुए कांग्रेस की लीडरशिप नजर आती है। जब उसको मन लगता है, जब उसको सुटेबल लगता है, वो किसी बयान के साथ खड़ी हो जाती है और अपने देश के सेना के बयान, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बयान और होम मिनिस्ट्री के बयान को दरकिनार कर देती है। तो ये पॉलिटिक्स केवल कांग्रेस कर सकती है। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश की धरती पर जा जाकर के बार बार ये कहते रहे कि हमारी वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आकर के हमारी मदद करो, तो क्या कहीं डीप स्टेट की मदद के लिए तो नहीं खड़ा है? ये जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वही लाइन टोक कर रहे हैं रवेरो जो राहुल गांधी इंडिया में टोक कर रहे हैं। तो हमें और देश की जनता को इंडी गठबंधन राहुल गांधी से सावधान होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी तरह से सत्ता पाएं, और वही मुजाहिरा कर रहे हैं। ठीक है यश, इस पर जल्दी से अगर आप जवाब देना चाहते हैं। जी पूर्णिमा जी, ये जवाब और सवाल चलता रहेगा। पूर्णिमा जी, मैं भी जवाब देना चाहूंगा। ज्यादा कुछ भी कहना मतलब कमाल है। पक्ष और विपक्ष में ये परंपरा तो रहनी चाहिए कौशल कांत साहब। बिल्कुल जी, मैं भी बस वही चल रही। ठीक है यश, जवाब देंगे। जी देखिए, भाजपा की हालत जैसे जैसे डाउन होती जाएगी, अभी एटम बॉम्ब आया है, हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा, सब कुछ होगा, तो वैसे वैसे पता नहीं कहां से और नया नया हो सकता है। कहीं अफ्रीका के भूले बिसरे देश से कोई कुछ बोल दे और उसके नाम पे कौशल कांत जी मुझसे लड़े आके कि ये कांग्रेस के कारण हुआ है। इन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी चीज बना लिया है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है इनके दिमाग में। हम तो यहाँ विपक्ष में बैठ के इनसे चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोर चिल्लाते घूम रहे हैं बिहार में। इन्होंने हमें पूरी दुनिया का कंट्रोल दे रखा है। अमेरिका से कोई कुछ बोले वो भी हमारा इन्फ्लुएंस है, चीन से कोई कुछ बोले वो भी हमारा इन्फ्लुएंस है, रशिया से पुतिन ने अजीत डोभाल जी की बात सुन के नकार दी, वो भी हमारा। ठीक है, क्विकली कौशल कांत जी, कर क्या रहे हो भैया? कौशल कांत जी क्विकली। इसलिए पूर्णिमा जी दोष दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस हमेशा कॉलोनियल लीगेसी को डील करती आई है और उसी की लाइन को टो करती रहती है। कभी वो चाइना के साथ एमओयू साइन कर लेते हैं, कभी जाकर अमेरिका की धरती पे कुछ बोलते हैं, कभी इंग्लैंड की धरती पे जाकर कुछ बोलते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राष्ट्र नहीं है। इस तरीके के बयानों से इस तरह के रिप्लाई आ रहे हैं। तो देश की जनता और सबको मालूम होना चाहिए कांग्रेस किस लेवल पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से स्टिक करके चल रही है, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। सिर्फ यही कहने की बात। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, फिर उसके बाद रामकृपाल सर आपके पास आते हो। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका जो यहां से दोहराता है कि भाई भारत और अमेरिका जो है वो रणनीतिक साझेदार हैं, ये बात तो अमेरिका को खुद समझनी चाहिए। अगर यहां पर भारत में जातीय पहचान पर या उस तरीके के ताने बाने पर हमला सीधे अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो सर इसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर किस तरीके का इंपैक्ट है? दूसरा, क्या ये सिर्फ हम एक इंडिविजुअल के सोच या उसके बयान के तौर पर देखें, या हम अमेरिका के स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड स्टेटमेंट के तौर पर देखें, आधिकारिक तौर पर? देखिए पूर्णिमा जी, जब किसी की जो मति जब भ्रष्ट हो जाती है और जब विवेक शून्य व्यक्ति होने लगता है तो फिर इसी तरीके का बयान देता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। भारत में जो ब्राह्मण जाति के ऊपर इस तरीके के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, ये अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन का जो मति भ्रम जो वर्तमान समय में है, जो उनकी बौखलाहट है, उसकी वजह से ये सारे बयान आ रहे हैं। और इस बयानों को मैं गंभीरता के साथ नहीं लेता, वास्तविक रूप से मैं नहीं लेता। मुझे पीटर नवारो और वो क्या बयान देते हैं क्या नहीं देते हैं, जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि इसे गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। और जहां तक लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प जो कि एक महत्वपूर्ण पद पर और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए हैं और बयान के बाद जो एक्शंस लिए गए हैं, जिसमें कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है, वो जाहिर है कि
वो एक गंभीर विषय था और जिसको कि भारत की सरकार ने गंभीरता के साथ लेते हुए उस पर रिस्पॉन्ड किया है। और भारत की प्रधानमंत्री ने जो अभी तियानजिन की यात्रा की और जापान की यात्रा के साथ साथ चाइना और रशिया के नेताओं से मुलाकात हुई है। ये जो भारत ने ये बताया है अमेरिका को कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा और भारत किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे हमें संबंध रखने हैं, किससे नहीं रखने हैं, ये भारत स्वयं तय करेगा, ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई है। दूसरी बात, भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए डे 1 से अपने प्रयास किए हैं। भारत हमेशा से संवाद का पक्षधर रहा है। भारत ने समय समय पर इस बात को कहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध का अगर कोई समाधान हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आज तो उनकी जो मुलाकात पुतिन के साथ मुलाकात में भी इस बात का सर दोबारा से जिक्र हुई है तो वही है जो समरकंद उज्बेकिस्तान में जो मुलाकात हुई थी कुछ वर्षों पहले, उसमें तो उन्होंने जो अपने वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये आज भी रेजोनेट कर रहे हैं। ये G20 के बाली डिक्लेरेशन में, G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये सारे शब्दों को डाला गया। संजीव जी, थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं एक बार आपके ऑडियो को सर रिकनेक्ट कराऊंगी। बैकग्राउंड वॉइस की वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, इसलिए एक बार मैं रिकनेक्ट कराते हुए फिर से आपके पास लौटूंगी। रामकृपाल सर, इसी बीच में आपको क्या लगता है, ये पश्चिमी मीडिया कोई पहली बार नहीं कर रहा इस तरीके का, ये जो ब्राह्मण एलीट शब्द जो है ये काफी पॉपुलर वेस्टर्न मीडिया में हमें पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन जब भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, आप जापान के बाद एससीओ मीटिंग में देखिए, एससीओ मीटिंग में जहां पर चाइना जिसकी बैकिंग रही है पाकिस्तान को, उसके मौजूद रहते हुए पहलगाम हमले की निंदा होती है। ये भारत का बढ़ता हुआ ग्लोबल एक्सेप्टेंस और भारत के बढ़ते हुए स्तर, ये अमेरिका की तरफ से इस तरीके का रिएक्शन आना या जातीय ढांचे पर कटाक्ष करना या सवाल उठाना, उनकी किस तरीके की बौखलाहट आपको नजर आती है और इसका इम्पैक्ट क्या इंडियन पॉलिटिक्स में होना चाहिए किसी भी तरीके का? पहला तो जो आपका सवाल है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि भारत ग्लोबल साउथ में उभरता हुआ उसका एक नायक के रूप में जो छवि बन रही है, जैसा आपने कहा, जाहिर सी बात है। देखिए, हमेशा इस धरती पर जो सत्ता में बैठा होता है, जो जिसको कहिए कि जो मठाधीश होता है, सोवियत रसिया के विघटन के बाद दुनिया में जो अमेरिका का लगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, अब आज की तारीख में उसको लग रहा है, और लग रहा है सच्चाई है, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, किसी का विचार नहीं, उसको लग रहा है कि वो खिसक रहा है और ये पूरी दुनिया को लग रहा है। तो ये जो है उस पर मैं दो ही चीज़ कहूँगा, एक तुलसीदास को और एक दिनकर की लाइनें हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी ये धरा में प्रमाण भरा, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। और दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। केवल मैं कह रहा हूँ, देखिए नवारो, अभी आपने मीडिया की भी बात की, नवारो और वहाँ का मीडिया, पहले तो दोनों के में ही बहुत बड़ा वो फर्क है। नवारो जो कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है कि इसलिए नाराज हो गए ट्रंप कि भारत ने उनको नोबेल प्राइज के लिए कुछ कहा नहीं, एश्योरेंस नहीं दिया। और दूसरी बात कि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि ट्रंप के कहने से ये हो रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। और अभी आपने देखा, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, आज दोपहर को उधर नवारो बयान देते हैं और आज अमेरिकी एम्बेसी जो एक प्रेस रिलीज जारी करती है और उसमें कह रही है कि भारत और अमेरिका के ऐतिहासिक रिश्ते हैं, हम दोनों इतना आगे बढ़े हैं, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, पता नहीं क्या क्या। तो केवल मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, साम्राज्यवाद जब देखता है कि उसकी चूल्हे हिल चुकी हैं, अब कोई तरीका नहीं बचा है, तो हमेशा सत्ता का उपभोग करने वाले, दुनिया को डील करने वाले 4.5% की आबादी इस धरती पर 96% को अगर वो गाइड करती रहेगी, वो दिन अब चले गए हैं। अब ये जो
एक जिसको आप कह लीजिए विकासशील कह लीजिए कुछ भी हो, जैसा कि वहाँ हुआ है 2 करोड़ 2.8 करीब करीब 3 अरब की आबादी सिर्फ 2 देश मिलकर के हम हैं। तो अब वो जाग रहा है, अब वो तकनीक में आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ों में। तो सारा सब कुछ जो है ये ट्रंप के आने पर ट्रंप ने सोचा था कि पूरी दुनिया में ये जो टैरिफ करके एक बार ये साबित कर देंगे कि ये दुनिया यूनिपोलर है। जिस तरह से मोदी खड़े हो गए और उसके चलते बाकी यूरोप के भी लोग और जापान जो पहले बिल्कुल वो उन पर एक तरह से दबाव डाल के अपनी बातें मनवा ली गई थी। देखिए जापान यात्रा में गए और जो डेलीगेशन जापान का यूएस में जा रहा था, $500 बिलियन का वहाँ इन्वेस्टमेंट की बात जो हुई थी 500, वो डेलीगेशन रुक गया। और जो चाइना से आज कुछ जो संदेश आ रहा है पूरी दुनिया को जा रहा है, वो उसको लेकर के अमेरिका का बिलबिला उठना बड़ा स्वाभाविक है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं। एक बात जो मैं कहूँगा कि नवारो ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो आरोप हम लगाते रहे हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट वहाँ की स्टेट पॉलिसी को बहुत हद तक वो कंट्रोल करती है, और वो कोई भी आए जाए, बाइडन हो या ट्रंप आज आ गए, उसका एक सबूत उन्होंने दिया है। बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ था, आज नवारो का जो बयान है उसी डीप स्टेट का एक तरह से प्रवक्ता का बयान। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने का सम और दी अदर वे अमेरिका का तो एक काला इतिहास रहा ही है। यश, आप काउंटर रख दीजिए, फिर उसके बाद संजीव जी आपसे एक सवाल लेते हैं, हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, फिर कौशल कांत सर आपके पास आती। पूर्णिमा जी, मैंने वो फोटो जो दिखाई थी वो कौशल कांत जी को थी। जब वो एमओयू की बात कर रहे थे तो भूल गए कि अभी 2 दिन से एमओयू ही चल रहा है पूरे देश में। लेकिन जिस बात ने मुझे वाकई गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया वो रामकृपाल जी ने कही है। जिस चीन का सीधे सीधे हमारे ऊपर हमला करने में हाथ है, पाकिस्तान को उसने मदद की है, उसके साथ आज रामकृपाल जी को दुनिया भर का सामंजस्य याद आ गया है कि हम और वो मिलकर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी होते हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक बयान हमारे प्रधानमंत्री ने भी दिया है जब उन्होंने कहा है कि हम और चीन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, जबकि हम जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद चीन ने मदद की है। इस तरह के बयान यदि हम आपस में सिर्फ मोदी जी या बीजेपी की छवि के लिए करते हैं, इस तरह की बातें हमारे यहाँ अगर प्रखर होती हैं, तो ये चिंता की बात है। हमें अपना एक स्टैंड क्लियर बनाना पड़ेगा और हमें ये याद भी रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा है, शायद आपसे भी कहा है, कि आजादी के बाद हमने पंचशील समझौते के समय अमेरिका की मदद ली थी, उसका समर्थन था, लेकिन हमने उसके आगे घुटने नहीं टेके, जिसका सबूत है बांग्लादेश। और हमारा रशिया, अमेरिका, दुनिया की सभी देशों से अच्छे संबंध। आप कहाँ घुटने टेके हैं अमेरिका के सामने? अगर घुटने टेक लिए होते तो 50% टैरिफ थोड़े ही लगता। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये तो सब बेसिक लॉजिक है ना। अमेरिका के सामने घुटने कहाँ टेके? मैं भी बेसिक लॉजिक ही दे रहा हूँ कि हमारी सरकार 1 लाइन 4 शब्द लिख के भेज दे अमेरिका को कि अंबानी ब्राह्मण नहीं है, और ट्रंप ने वॉर नहीं रुकवाया। मेरा नाम लिया है, मोहल्ले में बात थोड़ी ही हो रही है बैठ के, चीन के साथ आज गलबैया मोहल्ले में बैठ के थोड़ी ही बात हो रही है। हमारे जवानों की हत्या की है और हम उसको यहाँ बैठ के जस्टिफाई होता हुआ देखें। ठीक है, रामकृपाल से और चीन मिलके बड़ी सारी कौशल कांत जी आ रहे हैं, रामकृपाल से जवाब दे। यश भाई, आपने चूंकि मेरा नाम लिया है, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं कि नवारो सही हैं या राहुल गांधी। अभी बिहार में राहुल गांधी ने एक जनसभा में ट्रंप ने जो मोदी को बात कही थी उसका हिंदी रूपांतर किया था कि ट्रंप ने कहा, मोदी सुन, रोक इसको। याद है आपको ना? जाहिर सी बात है ट्रंप ने हिंदी में तो नहीं कहा होगा, आपने इसे रामकृपाल से बाकायदा राहुल जी ने ये कहा, उसका उतारा कि ट्रंप ने ऐसे फोन किया और उन्होंने हिंदी में उन्होंने कहा कि मोदी सुन, तू तड़ाक की भाषा मोदी के लिए इस्तेमाल की। तो ये बताइए, एक तरफ तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि मोदी चूंकि झुके नहीं इसलिए ट्रंप की ये हालत है, और उधर राहुल गांधी बता रहे हैं कहाँ लिख रहा है कि राहुल गांधी को ये पता है। अरे भाई, आप ही के नेता ने कहा है पटना में। यस भाई, पढ़ दो। अब बताइए, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो पहले ये बताइए कि राहुल जी को अगर हम माने तो मोदी जी ने बिल्कुल, मोदी जी झुक गए थे, फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नवारो ऐसा क्यों कह रहा है?
आप ही को कहना चाहिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि राहुल जी को पता है कि ट्रंप ने क्या क्या मोदी जी को कहा, कब कहा, और कहा कि जल्दी बंद कर युद्ध। पूरी दुनिया आप ही है, बताइए। दुनिया पे कंट्रोल भी हम करें, सारे अपने नेता के बारे में और सरकार में जो कहा है वो तो ध्यान ये रखिए, मजाक उसका आपको समझ में आता है क्या दूसरों को पूर्णिमा बात जी? कीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि आप एक पत्रकार हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप नागरिक हैं। क्या ये मजाक आपके गले उतरे? यार राहुल की बात मैं सीरियसली कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा है। क्या मैं राहुल जी की बात को झूठा बोल दूं? आप बताएं, राहुल जी ने जो कहा है वो गलत कहा है, झूठ कहा है क्या? मतलब तुम है, आप बताइए एसपी राहुल, ये बताने राहुल वाला ने तो एक ही व्यक्ति है। जो पटना में बाकी तो कहा आप जो चाहें कहते वो रहें। झूठ है क्या? झूठ क्या है। झूठ है? ठीक। राहुल जी झूठ कह रहे थे, आप क्या बताइए। झूठ कह रहे थे? सच कह रहे थे तो यही तो कह रहा हूं। अगर क्या वो कह सच रहे कह हैं रहे थे तब तो बिल्कुल मोदी का साथ देना चाहिए कि इतना मानने के बाद भी ट्रंप ऐसा कर रहा है। आप लोगों को तो इस पे बोलना चाहिए कि जब मोदी ने ट्रंप की बात मान ली, समझौता उनके दबाव में कर लिया, तो फिर ये नवारो क्यों बोल रहा है इस तरह की बात? नहीं, फिर उसके बाद तो बाकी सब होना ही नहीं चाहिए था ना, अगर ऐसा होता। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा यश, मुझे एक बार प्लीज हेडलाइंस की तरफ जाने दीजिए। कौशल कांत साहब भी आपका जवाब देना चाह रहे हैं और साथ ही संजीव श्रीवास्तव आपके पास भी आती हूँ। एक बार जल्दी से हेडलाइंस देख लेंगे, फिर उसके बाद वापस चर्चा में लौटेंगे। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। और कौशल कांत साहब, जो ओपनिंग में मैंने आपसे सवाल पूछा था उसी में हरदीप सिंह पुरी साहब का मैं स्टेटमेंट इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ देती हूं कि हम सीधी प्रतिक्रिया भी इस मामले पर नहीं दे रहे हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज स्टेट में दिखता है। एक तरफ आज ही ट्वीट करते हुए मार्क रूबियो कहते हैं हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ नवारो की तरफ से इस तरीके का बयान आता है। यह भी हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के दौरान कहीं ना कहीं एक ऐसी झलक दिखी है कि भारत पर आप प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ नहीं चल सकते। मे बी उसका रिएक्शन ये हो जो आज स्टेटमेंट आया। लेकिन फिर भी क्या हरदीप सिंह पुरी का बयान अमेरिका को काफी जवाब है या वो नाकाफी नजर आता है? इस पर और ज्यादा कुछ अमेरिका को कहने की जरूरत है। पूर्णिमा जी देखिए, पूरा विपक्ष और सब लोग यही सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप को जवाब दें। तो जवाब देने का क्या स्टाइल था? मीडिया में स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने सीधे फोन पर उनको जवाब दिया था, 1-to-1 जवाब दिया था, डायरेक्ट जवाब दिया था कि आपके मीडिएशन की कोई जरूरत नहीं और आपने कोई मीडिएशन नहीं किया। ये सभी को पता है। ये राहुल गांधी की तरह बयान नहीं दिया जा सकता। और ये डिप्लोमेसी की बात है, कूटनीति की बात है। जो अभी यश भाई बार बार बोल रहे थे कि चाइना के साथ क्या, अमेरिका के साथ क्या, कूटनीति में, डिप्लोमेसी में आप किसी के साथ संबंध तोड़ नहीं सकते हो और किसी के साथ 100% संबंध रख नहीं सकते हो। देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने देशवासियों के लिए जो बेस्ट डिसीजन होता है वो देश का सेना नायक लेता है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी लेते हैं। एक चीज बहुत बुरा लगा मुझे, अभी यश जी बोले कि शर्मनाक बयान, अपने देश के प्रधानमंत्री का बयान जो एससीओ में बोला गया उसको शर्मनाक बोलना है। शर्मनाक बयान तो तब था यश जब डेड इकोनॉमी ट्रंप ने बोला था। उस डेड इकोनॉमी को किसने किया था? राहुल गांधी ने। तो शर्मनाक बयान वो था। आप ये सोचो, जब फ्रेजाइल, पूर्णिमा जी, जब फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी हुई थी, जब लोएस्ट ग्रोथ रेट था इंडिया का, उस समय कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट, दुनिया में यही प्रोपोगेट किया गया था। जब एक्चुअली हिंदू पावर वाली सरकार आई है, आज वो फ्रेजाइल 5 से उठ करके टॉप 5 में को क्रॉस करके टॉप 4 इकोनॉमी में है और अगले 1-2 साल में हम टॉप 3rd इकोनॉमी में हो जाएंगे। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और ये हिंदू यूनिटी पूरे कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को और पूरे विश्व में ये समस्या का कारण बनी हुई है। और यही वजह है उन्होंने बोला ना कि ब्राह्मण विल गेट बेनिफिट। क्या मतलब? केवल और केवल जो है इसका मतलब नहीं कौशल कांत साहब यश दिखा रहे हैं, यश दिखा रहे हैं कुछ। मुझे लगता है मीम के फैंस बड़े जबरदस्त हैं और ऐसे मीम बहुत बनते हैं यश, ऐसे मीम बहुत बनते हैं सोशल मीडिया पर और सबके बनते हैं, लेकिन उसमें आप सेलेक्टिव लेकर, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। मुझे यश समझ में नहीं आता कभी कभी कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। देश का भला चाहते हैं, देश की बर्बादी हो ये आप लोग असल में चाहते हैं। नैरेटिव सेट करके मौका दे लोगों को कुछ भी उल जलूल बात करने का ये चाहते हैं। सिर्फ कहने के लिए भारत के साथ है, सरकार के साथ है कुछ मुद्दों पर, या उसमें भी अपनी आप राजनीतिक भलाई निकाल लेते हैं। कभी कभी बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है। डेड इकोनॉमी की बात कौशल कांत ने की, कौशल कांत जी ने की। यश सुनिए मेरी बात,
जीडीपी जितनी आई है भारत की, सुनिए, क्या एक बार आप ये कह पाएंगे, एक सेकंड, यश समर्थन कर रहे थे। आप जब सुनिए कमियों पर आप सवाल उठाते हैं तो अच्छाइयों पर अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है आपको? आप कहिए कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, भारत की इकोनॉमी डेडली है। जीडीपी ग्रोथ देखो भारत की कितनी है, कहिए ना आप लोग, क्यों नहीं कहते हैं भाई? कहां से कहें? नहीं, क्यों? आपके लिए नंबर्स आपके लिए नहीं है, आपके लिए अलग से पैदा किए जाए नंबर्स जो पूरे देश के लिए हैं। आपको ग्रोथ पता है? आपको पता है साहब, आपको पता है ग्रोथ भारत की? आपको ग्रोथ पता है क्या? आपको ये तो पता नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे भारत की ग्रोथ पता है या नहीं पता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगर ऐसा है तो भारत को तो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना ही नहीं चाहिए। 38 तक दूसरी इकोनॉमी भारत बन ही नहीं पाया अगर ऐसा है तो। देखिए, ये अगर नंबर्स नहीं है तो 48 ये सब जाने दीजिए। नहीं, मैं क्यों जाने दूं? मुझे अपना देश भारत चौथे नंबर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिखता है, मैं क्यों जाने दूं उसे? और हमारे गलवान के मैं क्यों जाने दूं उसे? आप मुझे बताइए ना। अगर मुझे हमारी जीडीपी 7.8 दिखती है, मुझे अगर हमारी जीडीपी 7.8 दिखती है जो एक्सपेक्टेड 6.8 थी, मैं क्यों उसको जाने दूं? और आप क्यों जाने देंगे उसको? देंगी तो मैं आप क्यों जाने देंगे साहब? मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरीके से जो भी, आप नहीं, कौशल कांत जी की जो भी कहना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस समय हम गलवान के 20 शहीदों को भूल जाते हैं बड़ी आसानी से जब ये कहते हैं कि कोई कैसे भूल गए? कैसे भूल गए बताइए? डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? राउंड टेबल टॉक हुई या नहीं हुई? आप ही लोग कहते थे ना बैठकर बात करो, बॉर्डर इश्यूज को सुलझाओ। डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये बताइए? जो उन्होंने अपने अस्थायी निर्माण कर रखे थे उसको हटाया कि नहीं हटाया? अरे यादव बता रहे थे परसों चाइना के साथ फूड स्टॉल लगा के बड़े खुश हैं में। उस एमओयू को क्यों नहीं मानने लगते? जब गलवान में अटैक हो रहा था, जब गलवान में लड़ाई एससीओ में पहलगाम हमले की निंदा नहीं दिखती? के साथ राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। राहुल गांधी सरकार में राहुल गांधी नहीं है, सरकार में आप हो। सरकार में हम तो राहुल गांधी और नहीं तो हट जाओ उसी से, हम बताते हैं आपको क्या होता है। अरे भाई, डेड इकोनॉमी के बाद सपोर्ट आप करते हो, चाइना के साथ एमओयू आप करते हो। चाइना में जब कंफ्लिक्ट चल रहा था तो राहुल गांधी उनके साथ बैठ कर मिला के पेट्रोल बेचने वालों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कौशल कांत जी, समझे? पूरे देश की गाड़ियां खराब कर रहे हो आप मिलावटी पेट्रोल। अरे इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेच रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पूरा विश्व चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, आपके पेट्रोल दर इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं, कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, वो देश के खिलाफ है, वो देश के हिंदुओं के खिलाफ है, वो देश को बांटना चाहती है। उनके पास एक ही राचारा है, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो। कांग्रेस केवल अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चल रही है, अभी तक उसी रास्ते पे चल रही है, कोलोनियल लीगेसी को फॉलो कर रही है। अभी अंग्रेजों का डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी अंग्रेजों का डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी अंग्रेजों का डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी अंग्रेजों का डीएनए खत्म हुआ। और राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो, उसका केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसका केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसका सिटीजनशिप का दो पासपोर्ट लेकर चलते हो, दो पासपोर्ट लेकर चलते हो, आप इंडिया के सिटीजन भी हो, आपसे बड़ा फ्रॉड आपसे बड़ा राहुल गांधी से बड़ा फ्रॉड और राहुल गांधी से बड़ा आप देश को जबरदस्ती महंगाई में ढकेल रहे हैं। करके पढ़ लीजिएगा क्रिप्टो कहते किसको है। राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो, राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो हिंदू। राहुल गांधी केवल क्रिप्टो हिंदू और क्रिप्टो इंडियन है, बेस्ट एग्जाम्पल है। देश को तोड़ने की बात करते हैं, बिहार की जनता जवाब दे देगी, अभी दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, अभी हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, अभी महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, अभी पूरे देश की जनता ने जवाब दिया, बिहार की भी जनता जवाब देगी। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी यश की विपक्ष के नाते अगर आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं कुछ मुद्दों पर, तो अगर कुछ अच्छी बात होती है तो उस पर सरकार की अच्छाई भी कह देनी चाहिए कि सरकार ठीक काम कर रही है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करते रहना या मोदी के विरोध के लिए सिर्फ मोदी मोदी करते रहना और फिर क्या ही हो रहा है, फिर मैं दरभंगा तक जाऊंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, हम करते नहीं, ठीक है, दूसरे हम अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संजीव श्रीवास्तव जी
संदीप श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, अरे अब रहने ठीक है। दीजिए, परिवार की पूजा करते हैं, एक परिवार की पूजा करते हैं। ठीक है कौशल कांत जी, प्लीज रोक रही हूँ आपको। कौशल कांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजीव श्रीवास्तव जी, ये कैसे अमेरिका को बताया जाए या तरीका क्या है, आप मुझे ये बताइए कि विदेश नीति हमारी जाति से नहीं बल्कि जरूरत और रणनीति से तय होती है, ये अमेरिका को कैसे बताया जाए? संजीव श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है पूर्णिमा जी आप तक? आ रही है सर, मेरी आवाज देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की आपकी जो डिबेट है उससे बहुत निराश हूं मैं, और इस तरीके का जो स्तरहीन तरीके का जो अनर्गल जो वाद विवाद और एक दूसरे के ऊपर प्रलाप, और राम कृपाल जी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उनके लिए शर्मनाक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शर्मनाक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये किस तरीके का डिबेट है कि इस तरीके के डिबेट से जाहिर है कि जो एक लोकतांत्रिक भावना के साथ की गई ये बात नहीं लगती है। एक सम्मान के साथ बात होनी चाहिए, जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनके साथ भी सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। मैं आपके मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस तरीके का जो एक सम्मान है, वो जो सम्मानित जो गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। जी, पहले इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से बता दिया है। अभी बताने की आवश्यकता अब आगे कुछ नहीं है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को देखना है कि वो आप अगला स्टेप क्या उठाते हैं। लेकिन भारत ने, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में जो बैठक की, जापान की जो यात्रा की, उससे भारत का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए जिससे भी चाहेगा अपने संबंध रखेगा, जिससे चाहेगा अपने संबंध नहीं रखेगा। और भारत ही यह निर्णय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे तेल नहीं खरीदेगा, कहां पे हम किस तरीके की पार्टनरशिप बनाएंगे, कैसी पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे। ये बात भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका को बता दी गई है। अब समय है कि अमेरिका ये जो 50% का उसने एक अन्यायपूर्ण टैरिफ लगाया है, उसको तुरंत विड्रॉ कर ले, यही अमेरिका के हित में होगा। नहीं तो आने वाले समय में अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, अमेरिका और भारत के जो संबंध है, बहुत ही सीवियरली और नेगेटिवली इंपैक्टेड होंगे, और जिसको कि पटरी पर ला पाना बिल्कुल ठीक बात है सर। और रामकृपाल सर, इसका डर खुद अमेरिका को भी होना चाहिए। शायद उस जो आया हुआ ट्वीट है जो एम्बेसी की तरफ से कहा गया, वो इसी को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है शायद अमेरिका को भी कि हमने उस लाइन को क्रॉस कर लिया है और मुमकिन है कि उसका खामियाजा हमें खुद को भुगतना पड़े। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप आए और उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया के तमाम देशों पर यह टैरिफ वार शुरू किया, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे सर। बस उसका चूंकि विरोध करना आज सिंबॉलिक रूप से भारत का है, और पूरा थर्ड वर्ल्ड जिसको आप कह लीजिए, अफ्रीका से लेकर के सब इस बात को मान रहे हैं कि भारत ने स्टैंड लिया। तो जो यूनिपोलर वर्ल्ड था उस पर अगर कोई स्टैंड ले रहा है कि नहीं भाई, हमारे अपने राष्ट्रीय हित हैं, अगर आप मांगा है तो हमारा मीगा है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो सवाल इस बात का है कि हमारी विदेश नीति को, हमारे अपनी जरूरतों को हम अपने 140 करोड़ लोगों के हित में फैसला करेंगे, किसी और से नहीं। इसलिए सारा ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चाहे हम कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कम से कम राष्ट्र का सवाल आए तो हमें ज्वाइंट फ्रंट को ध्यान रखना चाहिए। ज्वाइंट फ्रंट का मतलब होता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका से लड़ने में हम दोनों साथ हैं। ये होना चाहिए ये अप्रोच, ये ज्वाइंट फ्रंट इसी को कहते हैं। ठीक है। और भारत की विदेश नीति का मंत्र वैसे भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिसका जिक्र सर आपने भी किया। और जब राष्ट्रहित की बात होती है तो ना ब्राह्मण, ना दलित, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, और इसी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को जवाब दे रहा है जैसी जरूरत भारत की शर्तों पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यश, मेरे पास समय खत्म है। शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। कौशल कांत जी, आपका भी शुक्रिया। संजीव सर, आपका भी धन्यवाद। और रामकृपाल सर, आपका भी शुक्रिया। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से